स्टूडेंट्स, आज देखने हैं हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस और इसको स्टार्ट करते हैं यूजेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डायमेंशनल एनालिसिस में कि कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। पहले उस डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करो सिंपलर टर्म में या फिर फंडामेंटल में, और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन रखो फंडामेंटल या सिंपलर डिराइव का, और उससे मिलता था। लास्ट क्लास की बात है, जिसका छूटा हो लास्ट वाला वीडियो वो जरूर पहले कवर कर ले, फिर इसको देखे, तब क्लियरली समझ में आएगा। आज तो हम लोग को यूज देखने हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना हुए हों, तो वो हम लोग देख सकते हैं। तो अभी 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे करा देता हूँ फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूले पे, और उसके बाद हम लोग यूज शुरू करेंगे। ठीक है, एक तो ये था भाई कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से निकालते हैं। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन मतलब, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये तो एंगल है भाई, ये क्या है, एंगल है, और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो ये टाइम ही होगा। अब इस पे जरा ध्यान दो कि कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो डायमेंशनली तो ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब उस साइड में क्या करें भाई, ये एंगल है, एंगल एक स्पेशल क्वांटिटी है, इसलिए ये स्पेशली इसको ध्यान देना पड़ता है। एंगल एक ऐसा क्वांटिटी, बताओ भाई कोई भी आर्क लेंथ है, मान लो वो कुछ एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ये एंगल कितना होगा, तो याद होगा तुम्हें क्या होता था फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला क्या होता था, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। बोलो, ये होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ऐसा होता है। आर्क लेंथ क्या होगा भाई, तो मीटर में होगा, मान लो 2 मीटर, रेडियस है कुछ मान लो 4 मीटर, तो मिलेगा क्या, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यही होता था। इट मीन्स हम लोग सोचते थे कि ये यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन तुम्हें बताया था यूनिट वाले क्लास में भी कि एंगल एक स्पेशल क्वांटिटी है जिसका यूनिट एसआई सिस्टम में हम लोगों ने बनाया क्या भाई, रेडियन। क्या बनाया, रेडियन। अगर हम लोग बाकी जो पैरामीटर्स हैं या क्वांटिटी हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनकी तरह अगर ट्रीट किया जाए तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसीलिए तो इसको स्पेशल यूनिट दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट एसआई सिस्टम में, कि भाई एंगल हमारा यूनिटलेस नहीं होगा, उसका यूनिट होगा रेडियन। लेकिन डायमेंशन के मामले में, तो डायमेंशन के मामले में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एंगल है उसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा, लेंथ है एल होगा, रेडियस है एल होगा, एल अपॉन एल होगा, मीन्स क्या हो गया, एल पे पावर 0 हो गया, मीन्स डायमेंशनलेस। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं, m0 l0 t0, ऐसा दिखा दिया तो डायमेंशनलेस। एंगल इज ए स्पेशल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस, दैट इज m0 l0 t0, ऐसा होगा डायमेंशनली। किसी भी एंगल को डायमेंशनली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, लेकिन ऐसा यूनिट होता है बट नो डायमेंशन, स्पेशल क्वांटिटी एंगल, सॉलिड एंगल एज वेल एज प्लेन एंगल। ये तो भाई प्लेन एंगल था। अगर मान लो हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल जो हम लोग को तो ऐसे 11th-12th में मिलता नहीं है, बट सॉलिड एंगल जो हमारा एक एरिया किसी पॉइंट पे बनाता है भाई, इस एरिया के हर एंड को हम लोग एंड वाले पॉइंट्स को मिलाएं तो एक सॉलिड एंगल बनता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। ये कितना होता है भाई, तो याद होगा फॉर्मूला है एरिया डिवाइडेड बाई, ये अगर r डिस्टेंस पे है तो r², ये होता था। कोई बात नहीं है क्या होता था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सॉलिड एंगल आएगा नहीं। ठीक है, अब जरा इस पे हम लोग ध्यान दें कि इसका हम लोग अगर यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट तो भाई ऐसे ही एरिया है तो L2, डायमेंशन लिखना चाहें तो L2, और ये भी है L2, r² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर तो L2। और यूनिट के मामले में बोले तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, लेकिन इसका तो स्पेशल यूनिट बनाया गया हम लोगों ने, इसको यूनिटलेस नहीं समझा, इसको क्या समझा, स्टेरेडियन। और इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो सॉलिड एंगल विल बी डायमेंशनलेस। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी है मीटर स्क्वायर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर कैंसिल होता है, तो यूनिटलेस होना चाहिए, बट इट इज ए स्पेशल क्वांटिटी। और सॉलिड एंगल का हम लोगों ने यूनिट स्टेरेडियन रखा हुआ है, और इसका डायमेंशनली ये L2 और L2 कैंसिल होकर के डायमेंशनलेस है, दैट इज अगेन m0 l0 t0 है। सो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बोथ आर स्पेशल क्वांटिटी, एंगल ही है जो स्पेशल क्वांटिटी है, चाहे वो सॉलिड एंगल हो या प्लेन एंगल हो, दोनों को यूनिट होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं।
क्लियर है यहाँ तक? सो हम लोग अगर इसका हम लोग डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहते हैं, सो एंगल ऊपर लिखा जाएगा डायमेंशनलेस और डिवाइडेड बाई ए टाइम का ऐसे t लिखा जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा t का पावर -1 ये मिल गया। चाहे ऐसे लिख लो या फिर लिख लो m0 L0 t-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, समझ तो गए? नोट कर लो भाई, एंगुलर वेलोसिटी का ये मिल गया। और हम लोगों ने स्पेशल बात किया एंगल का। एंगल हैव एसआई यूनिट बट नो डायमेंशन, सीजीएस तो होता नहीं है, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस। सिमिलरली सॉलिड एंगल भी यूनिट रहेगा बट नो डायमेंशन। लिख लो फटाफट इसको भी, पॉज लगा करके लिख लो। लिखो भाई, पॉज लगा करके लिखो। एक और था एंगुलर एक्सेलरेशन, चलो भाई इसको भी देखा जाए। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बारे में देखो भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ये तो हमारा देखा कि क्या आया था, इसका ओमेगा का क्या आया था भाई? तो आया था t-1। ओमेगा का क्या आया था? ओमेगा इज t-1। ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड t-1, तो ये आया था। इसलिए इसको हम लोग डायमेंशनली लिखने पड़ेंगे भाई। अगर लिखना चाहते हो तो डायमेंशनली तो हर जगह ब्रैकेट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये वाला हो गया t-1 और ये वाला हो गया t, तो इससे क्या मिल गया? t-2 मिल गया। इट मीन्स ये हो गया, चाहे m0 L0 t-2 ऐसा लिखें, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर बात बोले डायमेंशन का, तो डायमेंशन कितना है भाई? तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 0 एंड -2। किसमें किसमें भाई? इन मास, लेंथ एंड टाइम लिख लो रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से तो रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। सो एंगुलर एक्सेलरेशन वो हो जाएगा t-2, एंगुलर वेलोसिटी t पे पावर -1 यानी कि -1 हो गया। उसी तरह से इसका हो गया MLT में, तीनों में डायमेंशन इस तरह से लिखते थे। ये लास्ट क्लास की बात है भाई, लास्ट क्लास किए होगे तो ये सब कन्वेंशन पता होगा, बड़ा अच्छा इजी है। चलो और कुछ क्वांटिटी के निकाल लेते हैं ऐसे एक दो और, फिर हम लोग यूज शुरू करेंगे। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया जाए भाई। बहुत सारे क्वांटिटी हैं जो बाद में आपको पढ़ने हैं, आएगा सिलेबस में बाद में, लेकिन अब यूनिट एंड डायमेंशन में तो कोई है नहीं। यूनिट एंड डायमेंशन में तो भाई कहीं से पूछा जा सकता है, भले ही तुम पढ़ोगे बाद में, लेकिन आज पूछ लिया जाएगा। स्कूल वाले बोलेंगे कि रट लो कुछ, रट लो कुछ, तो ठीक है भाई, कुछ तो आपको याद रखने चाहिए, रखो कोई बात नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, याद रखना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², मास इनटू सेपरेशन का स्क्वायर। इसलिए अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला लिखा, कोई बात नहीं है। अब तो हम लोग डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो क्या लिखेंगे ये याद रहे, ये आई मतलब करंट मत समझ लेना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसको आई नॉट कर देता हूं मैं, अगर इतना परेशानी है तो आई नॉट कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास का लिखने पड़ेंगे और r² का भी लिखने पड़ेंगे। मास का तो m होता है और ये l होता है, तो L2 हो जाएगा। इट मींस m1 L2 t0, ये मिल जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ब्रैकेट बोथ लेफ्ट हैंड राइट यूज करते चलें तो बेटर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, परेशानी में नहीं फंसोगे। चलो और कुछ देख लेते हैं हम लोग। और क्या आ सकता है भाई? तो और आ सकता है तुम्हें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकाल लेते हैं इसको। ये भी आगे आएगा तुम्हें। इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं या k भी लिखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको डायमेंशनली अगर निकालना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला k का हम लोग निकालना चाहते हैं। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, अगेन इसको केल्विन मत समझ लेना, इसलिए चलो k भी ही लिखते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो ये है भाई कि एनर्जी होता है
3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे बेस्ड और भी फॉर्मूला होते हैं, बट एक फॉर्मूला ये भी है सिंपल। अब देखो जरा, इधर तो एनर्जी है ये 3/2, तो लास्ट क्लास में भी बताया था 3/2 इज अ रियल नंबर विच विल बी डायमेंशनलेस। एनी रियल नंबर इज डायमेंशनलेस। 3/2 मीटर होता तो L बोलते डायमेंशनली, 3/2 सेकंड होता तो डायमेंशनली T बोलते उसको। तो वैसे ही 3/2 मीटर पर सेकंड होता तो उसको स्पीड है LT-1 बोलते डायमेंशनली। बट यहाँ ओनली 3/2, हमें क्या पता 3/2 क्या होगा, इसलिए वो डायमेंशनलेस। तो रियल नंबर इज डायमेंशनलेस। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। अगर निकाले तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे रख लें, 3/2 को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, डायमेंशनली नेग्लेक्ट कर देंगे। कैलकुलेशन में भले ही यूज करें, बट डायमेंशनली इट हैज नो डायमेंशन, और डायमेंशन की बात हो रही है, इसलिए KB क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला। समझ लेना ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एनर्जी का क्या होता है भाई, तो mL2T-2 होता है, अगर याद है तो। वैसे अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं भाई, एनर्जी है, वर्क है, और वर्क है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स है mL_T-2, डिस्प्लेसमेंट है L। फोर्स तो होता है क्या, m इंटू एक्सलरेशन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि L। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो mLT-2 इंटू L, तो mL2T-2 डायमेंशनली mL2T-2 एनर्जी का हो गया। और टेम्परेचर का क्या हो गया भाई, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या K से रिप्रेजेंट करते हैं, K क्यों लाओगे यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मिल गया डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2 थीटा -1, ये मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशन बोला जाए तो डायमेंशन विल बी इक्वल टू कितना, 1 2 -2 एंड -1। किसमें भाई, इन मास, लेंथ एंड टाइम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। इस तरह से मिल जाएगा। कोई पूछ दे 1 मार्क्स में, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन टाइम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन इन टाइम कितना है, -2 है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन टेम्परेचर में क्या है, -1 है, टाइम में कितना है, -2 है, लेंथ में कितना है, 2 है, और मास में कितना, 1 है। इस तरह से निकाल लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आया तो ये काम करेंगे। फटाफट नोट कर लो इसको भाई, पॉज लगा करके नोट कर लो। और तुम्हें आ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम सुना होगा लाइट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या R इंटू आई लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो याद होगा ऊपर ये हम लोग लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वाला स्पीड जो भी है हमारा लाइट का इस मीडियम में। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी है स्पीड और ये भी है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये क्या है, LT-1 है डायमेंशनली, और ये भी LT-1 है डायमेंशनली, इसलिए क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस मिलेगा। इट मींस ये क्या हो गया, M0 L0 एंड T पे लड्डू, यही हो जाएगा। क्लियर है, जब रेशियो हो सेम क्वांटिटी का, सेम नेचर का है, स्पीड है, तो दैट विल बी यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। क्योंकि स्पेशल केस एंगल वाला बात नहीं है जो यूनिट हो जाए डायमेंशन ना हो। एक फैक्ट याद रखना जरा, मैं यहाँ पे नोट का पॉइंट की तरह इसको नोट कर लो, और एक पॉइंट लिख दे रहा हूं। वी कैन नॉट हैव a quantity which has dimension, जिसका डायमेंशन हो बट नो यूनिट, ऐसा तो भाई नहीं हो सकता। ठीक है, वी कैन नॉट हैव ए क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट नो यूनिट। जिसको भी डायमेंशन होगा, डायमेंशन है तो यूनिट है, यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन है तो उसका यूनिट है, जरूर है। ठीक है, ऐसे लिख दिया, कभी कभी हिंदी में भी लिखना चाहिए। इफ ए क्वांटिटी हैव डायमेंशन
इट मस्ट हैव यूनिट। लेकिन उसका उल्टा ठीक नहीं है भाई, उसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इफ ए क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी को हैव यूनिट, किसी क्वांटिटी को अगर यूनिट है, इफ ए क्वांटिटी हैज लिख देते हैं, हैव क्यों लिखेंगे भाई, हैज यूनिट, थोड़ा इंग्लिश वीक है, देन इट, अगर यूनिट है, इट मे और मे नॉट हैव, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्या, डायमेंशन। अगर किसी क्वांटिटी को यूनिट है तो उसका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल मीटर पर सेकंड यूनिट है तो डायमेंशन है LT-1, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो डायमेंशन है LT-2, ठीक है, हो जाएगा ऐसे। बट अगर रेडियन है यूनिट, ऐसा ले लिया एंगल वाला, तो डायमेंशन लेस है। अगर स्टे रेडियन है तो वो क्या है, डायमेंशन लेस है। यही तो दो स्पेशल है जो इन दो पॉइंट्स को क्लियर करता है, यही है, रेडियन एंड स्टे रेडियन। एंगल प्लेन एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल, ये दोनों ऐसे क्वांटिटी हैं जो ये एक्सेप्शनल है, समझो। इनका यूनिट बनाया गया ऐसा ही में, सप्लीमेंट्री यूनिट के फॉर्म में, बट इट हैज नो डायमेंशन, सो डायमेंशन लेस है। So if a quantity has unit, अगर किसी क्वांटिटी को यूनिट है तो डायमेंशन जरूर होगा। ऐसा कुछ के साथ है, अब इसका यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, मीन्स क्वांटिटी का यूनिट है तो गारंटी नहीं है कि डायमेंशन हो, बट डायमेंशन है तो गारंटी है कि उसका यूनिट जरूर होगा। देन इसका यूनिट जरूर है मतलब जरूर, लिख दो जरूर, मस्ट है। कोई भी एंगल ही मेन है, मेन एंगल को पकड़ करो। अभी कभी भूल भी जाओ अगर कि यूनिट है डायमेंशन होगा कि नहीं, डायमेंशन है यूनिट होगा कि नहीं, अगर भूल भी जाओ ना तो ये तुम्हें एंगल बस याद रखना, एंगल का यूनिट होता था, डायमेंशन नहीं होता, बस। मतलब ऐसे बड़े सारे क्वांटिटी तुम्हें मिलेंगे जिसका यूनिट है तो डायमेंशन है, और यूनिट है तो डायमेंशन नहीं भी है। बट ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगा जिसका डायमेंशन हो तो यूनिट ना हो। डायमेंशन कब होगा, जब वो चाहे तो लेंथ हो, चाहे टाइम हो, चाहे स्पीड हो, कुछ भी हो, फंडामेंटल हो, तभी तो डायमेंशन होगा। 7 में कुछ भी हो डायमेंशन होगा, डायमेंशन है तो यूनिट है, डायमेंशन है तो यूनिट है। 9 था, 7 का डायमेंशन था, तो डायमेंशन है तो यूनिट जरूर है, बट ये 7 छोड़ के 2 का यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। 7 + 2 है, सही में यूनिट्स हैं, बट डायमेंशन सिर्फ 7 के हैं। सो जितने भी क्वांटिटी हैं जिनके यूनिट्स हैं, सम यूनिट वाले क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे, लेकिन कुछ यूनिट वाले के डायमेंशन नहीं होंगे, बट डायमेंशन है तो जरूर यूनिट है, क्योंकि यही 7 है। ठीक है, चलो ये समझ गए। अब जरा हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट का तो बता ही दिया था, वो तो कर ही लोगे। मान लो लेटेंट हीट आए, तो ये लिख लिया। अगर मान लो लेटेंट हीट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटेंट हीट L0 से रिप्रेजेंट कर लो, अगर कंफ्यूजन हो जाए L से, तो लेटेंट हीट को एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम बोलते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई मास बोलते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। क्योंकि लेटेंट हीट जब पढ़ोगे, एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मास ड्यूरिंग स्टेट चेंज होता है, ये आएगा चैप्टर 11 में। कोई बात नहीं, अभी इसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इजिली कर सकते हो। ये क्या है भाई, लेटेंट हीट है, याद रखना, लेटेंट हीट पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी आ जाएगा। सो एनर्जी क्या है भाई, तो mL2T-2 होता था, और डिवाइडेड मास m है, तो क्या हो जाएगा, m तो कैंसिल हो जाएगा, T ये L2T-2 ऐसा मिल जाएगा लेटेंट हीट का। बोलो ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट भाई, नोट कर लो, नोट करना बहुत जरूरी है। चलो और कुछ आएगा तो आप व्हाट्सएप मुझे कर देना, और क्वांटिटी में अगर प्रॉब्लम हो तो। फिलहाल वैसा है, इतने में ही स्कूल में काम चल जाता है, स्कूल में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। फिर भी आपको लगे तो आप जरूर पूछ लेना मेरे से, व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको आगे क्लास में इन्वॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी हम लोग कहाँ चले भाई, तो अभी चले हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे। और देखो, एक और किसी ने पूछा था, व्हाट्सएप करके पूछा था मेरे से कि ये एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा इसको लेंथ से कंफ्यूज मत हो जाना। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr फॉर्मूला,
ये क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, मास, स्पीड और ये रेडियस, सर्कुलर मोशन जैसे कर रहा हूं, मान लो ये सेपरेशन है l है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं तो l नॉट ऐसे कर देना भाई, या तो फिर ऐसे लिख देना, वर्ड में लिख देना एंगुलर मोमेंटम ऐसा लिख देना और ऐसा कर देना, और तब राइट हैंड साइड पे लिख देंगे भाई mvr का हमें लिखना पड़ेगा, m हो गया और lt माइनस 1 हो गया ये, और ये l हो गया, यही तो हो गया, तो क्या मिल गया ml2t माइनस 2, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, बोलो ठीक है, क्लियर है, बल्ले बल्ले है। फॉर्मूला mvr केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, यहां भी दिखा दिया तुम्हें, एंगुलर मोमेंटम, l से कंफ्यूज नहीं होना भाई, l तो ये सिंबल है इस एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो l जो डायमेंशनली लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वो l लेंथ है, तो वो तो अलग चीज है, इसको हम लोग चाहे तो सिंबल बदल लो या तो फिर वर्ड्स में ही लिखो, काम कर दो, हो जाएगा। आई थिंक डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा जिसने भी पूछा था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे, तो ठीक है भाई यूजेस पे आ जाते हैं हम लोग वापस। 3 यूज होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, 3 यूज हैं, कौन कौन से, तो एक तो फर्स्ट यूज है भाई कि किसी भी फिजिक्स का मान लो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह के बड़े सारे इक्वेशन, फिजिक्स में तो बहुत सारे इक्वेशन आएंगे भाई, फोर्स इज इक्वल टू एम, बहुत सारे इक्वेशन आएंगे। तो इन इक्वेशंस में किसी पे डाउट हो जाए, अरे ये करेक्ट है कि नहीं है, तो फिजिक्स में करेक्ट है या नहीं है ये तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाएगा, बट ये जरूर ये चेक कर सकता है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी इक्वेशन है ना, जितने भी इक्वेशन है सब डायमेंशनली करेक्ट है, तो तुम किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होगा तभी तो फिजिक्स में करेक्ट होने का चांस भी बनता है, अगर डायमेंशनली ही करेक्ट ना हो तो कोई चांस ही नहीं है फिजिक्स में करेक्ट होने का, फेल हो जाएगा। तो डायमेंशनली करेक्टनेस अगर चेक करना हो तो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट कैसे चेक करेंगे, तो भाई इधर फोर्स है तो इधर इक्वल टू जब लिखे हो तो ये भी तो हमारा फोर्स वाला ही होना चाहिए, इट मींस ये mlt माइनस 2 है तो ये वाला भी mlt माइनस 2 ही होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, यानी LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी रिलेशन इक्वेशन है तो इसके लिए LHS RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ में कम आया, बट एक चीज जरूर समझ में आया कि डायमेंशनली करेक्ट होगा ना तभी फिजिक्स में करेक्ट होगा। चलो अभी के लिए ये याद कर लो, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा है। चलो भाई, तो अब हम लोग जरा देखें इसका फर्स्ट यूज है ही यही यूज है फर्स्ट यूज कि हम लोग फिजिक्स में चेक करना, चेकिंग ए रिलेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाइड है तो हम लोग फिजिक्स में जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर ले वो हमारा डायमेंशनली करेक्ट होगा। वो क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट। फिजिक्स में करेक्ट होने का गारंटी नहीं है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट कम से कम हो जाएगा। तो डायमेंशनली करेक्ट है तभी फिजिक्स में करेक्ट होने का चांस है, अगर डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं होगा तो फिजिक्स में तो हो ही नहीं सकता। कैसे? अभी देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे तो पता लगेगा। फिलहाल दूसरा यूज है यूनिट कन्वर्जन। एक सिस्टम है कोई, सीजीएस ऐसा ही है, उसको दूसरे में कन्वर्ट करना हो, एफपीएस में, सीजीएस में कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो यूनिट कन्वर्जन में भी काम आता है। और किसी इक्वेशन, फिजिक्स में कोई इक्वेशन डेराइव करना चाहते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए को डेराइव करना चाहते हो, और मान लो टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग थ्योरेटिकली, लेकिन वो ऑसिलेशन चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 14 में। बट कोई एक रिलेशन अगर फिजिक्स में है तो उसको हम लोग मान लो भूल रहे हो कि अच्छा टाइम पीरियड कुछ तो होता था, लेकिन वो कितना होता था, फॉर्मूला लेंथ पे क्या पावर होता था, जी पे क्या पावर, ये अगर भूल रहे हो तो डायमेंशनली इसको डिराइव कर सकते हो। सो ये थर्ड इक्वेशन, थर्ड यूज है ये। तो तीनों यूज एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब सडनली तो नहीं देख सकते तीनों, अभी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले हम लोग ये समझें, फर्स्ट यूज पे आज हम लोग फोकस करेंगे। तो फर्स्ट यूज है
इन तीनों में एक एक करके आज के लिए ये देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो ये ऐसा है, इसको चाहो तो लिखना लिख लो भाई, जल्दी से पॉज लगा करके, और ये तीनों यूज को फटाफट नोट डाउन कर लोगे कि ये 3 यूज हैं भाई। अब एक एक करके देखेंगे। चलो लिख लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आ जाए हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? तो ये कोई न्यू प्रिंसिपल नहीं है, ये तो बचपन से यूज कर रहे हो, बचपन के हो जाओगे तब तक यूज करोगे। कैसे? वो ऐसे भाई कि हम लोग मास में मास ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं। 5 मीटर में 2 मीटर ऐड कर देंगे, 7 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। मीन्स लेंथ में लेंथ ही सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर मैं ये बोलूं तुम्हें, मान लो ये बोलता हूं कि तुम 5 मीटर में भाई 2 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट करके बोलो क्या होगा, तो आप बोलोगे ये कि ये मीनिंगलेस सब्ट्रैक्शन है। क्या है? मीनिंगलेस सब्ट्रैक्शन। मीनिंगलेस होगा भी, क्यों भाई? क्योंकि ये 5 मीटर है, ये लेंथ है भाई, लेंथ है, और ये स्पीड है LT-1 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मीनिंगलेस। हाँ, लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 मीटर में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 3 मीटर मिलेगा। इसलिए ये भी लेंथ ही होगा। लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? L आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेंथ ही आएगा, ऐसा थोड़ी है। स्पीड में स्पीड सब्ट्रैक्ट करोगे, स्पीड ही आएगा। चलो अब मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, इसमें से हम लोग 5 मीटर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस सब्ट्रैक्शन, मीनिंगलेस एडिशन, ये सब बेकार हो जाएगा। अगर ऐड भी करने हो 5 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीनिंगलेस एडिशन। क्यों भाई? क्योंकि ये तो स्पीड है और ये क्या है भाई? एक्सेलरेशन। कैन नॉट बी एडेड। आप बोलोगे भाई 10 स्टूडेंट हैं क्लास में, 2 स्टूडेंट और आ जाए, 12 स्टूडेंट हो जाएंगे। चलो 10 स्टूडेंट हैं और 2 चेयर रख दें तो क्या 12 क्या हो जाएंगे? 12 स्टूडेंट की 12 चेयर क्या हो जाएंगे भाई? भाई स्टूडेंट में स्टूडेंट ऐड करो, चेयर में चेयर ऐड करो, लेंथ में लेंथ ऐड करो, और टाइम में टाइम ऐड करो, स्पीड में स्पीड ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, कंपेयर भी, ये ध्यान रखना, कंपेयर भी सेम वाले में हो सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि 2 मीटर लार्ज है या 4 मीटर लार्ज है, तो आप बता सकते हो कि अच्छा 4 मीटर लार्ज है। 2 मीटर लार्ज है या 2 सेकंड लार्ज है, कौन लार्ज है? 2 मीटर लार्ज कि 2 सेकंड लार्ज? तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेकार हो जाएगा, उड़ने लगेंगे फिर, मीनिंगलेस। चाहे तो क्वेश्चन पे हाथ उठा दोगे, क्वेश्चन ही बेकार है। सो मीनिंगलेस हो जाएगा ये सब। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। होमोजेनिटी मतलब समझते हो? एक तरह का, एक रूप में। होमोजेनिटी का मतलब ये है एक ही तरह का होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इफ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 क्वांटिटीज देन दे मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। और इसमें ऐड करो, कुछ टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं, इफ वी आर एडिंग और वी आर सब्ट्रैक्टिंग और वी आर कंपेयरिंग then the 2 quantities must have same dimensional formula, same unit and same nature। 3 चीज होने चाहिए। इस पे मैं अभी थोड़ी देर में हाईलाइट कर दूंगा। देखो ये कोई न्यू बात तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है भाई। प्रैक्टिकल वाली बात बताया हमने। प्रैक्टिकल लाइफ में यही तो होता है, लेंथ में लेंथ ही तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज तक कभी किया ही नहीं कि लेंथ में आप टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं कर सकते। सो इसी प्रैक्टिकल लाइफ के इस फैक्ट को हम लोग इक्वेशन में, प्रिंसिपल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये क्या कहता है, चाहो तो ये लिखना तो लिख लो, लेकिन ये क्या कहता है ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग जरूर लिखेंगे। देखो क्या कहता है भाई ये, तो मैंने इसका स्टैंडर्ड में लिख करके तैयार रखा टाइम सेव करने के लिए। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड हैविंग सेम यूनिट, सेम डायमेंशन and same nature, same unit, same dimension and same nature can only be combined। मैग्नीट्यूड ऐसे क्वांटिटीज का ही जिनका सेम यूनिट, सेम नेचर, सेम डायमेंशन हो, दैट कैन ओनली बी कंबाइंड। ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना कलेक्टिवली नोन एज कॉम्बिनेशन। और कंपेयर्ड, ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल टू है।
कंपेयर करना हो या कंबाइन करना हो, कंबाइन करो, कंपेयर करो, तो दो क्वांटिटी सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, सेम नेचर होना चाहिए। यूनिट समझ में आया, सेम होना चाहिए, डायमेंशन समझ में आया, सेम होना चाहिए, नेचर कंफ्यूजन, नेचर में आ गया कंफ्यूजन, चलो कोई बात नहीं है, नेचर में कंफ्यूजन आ गया, मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूं। बताओ भाई टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। फोर्स तो है भाई mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो भाई l है, तो ये क्या मिला? तो ml2t-2 मिला। चलो भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। टॉर्क का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ये है, मान लो इक्वेशन नंबर 1 बना करके रख लिया ऐसे ही, चलो कोई बात नहीं, बना कर रख लिया। अब जरा इसको हम लोग देखें, टॉर्क का देख लिया, वर्क का निकालते हैं। चलो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्क तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है भाई? mlt-2, डिस्प्लेसमेंट क्या है? l, तो ये क्या मिला? ml2t-2। चलो भाई ये भी ml2t-2 मिला, ठीक है। वर्क भी मिला, यानी वर्क यानी एनर्जी, वर्क बोले या एनर्जी बोले, ये मिला। इक्वेशन नंबर 2 समझते हैं, 1 और 2। देखो टॉर्क और वर्क करें या एनर्जी कहें, ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। यूनिट की बात करें तो ये भी न्यूटन सेकंड है, न्यूटन सेकंड है, और वर्क या एनर्जी को भी हम लोग न्यूटन सेकंड बोल सकते हैं, न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर, सेकंड क्यों बोल रहे हैं? न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स और ये मीटर, तो न्यूटन मीटर ये भी है, न्यूटन मीटर ये भी है, दोनों तो भाई न्यूटन मीटर ही हैं। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, एक नया नाम रख दिया जूल। न्यूटन मीटर दोनों यूनिट अगर हम लोग बोले तो टॉर्क का न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, इसका भी न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, ऐसा यूनिट नीक नेम जूल है भले। तो टॉर्क एंड वर्क और एनर्जी आर टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, न्यूटन मीटर, same dimension ml2t-2, but they have different nature, hence they cannot be added, subtracted or compared. टॉर्क क्या होता है? सीलिंग फैन नहीं चल रहा है भाई, स्विच ऑन ऑफ किया नहीं चल रहा है भाई, डंडा उठाया मारा धड़ाम से चलने लग गया, तो जो डंडा से मारा इस पे ना फोर्स लगाया इसके ब्लेड पे, तो जब फैन के ब्लेड पे फोर्स लगाया तो फैन तो चलने लग गया ऐसे। तो ये जो फोर्स लगाया ना, तो उससे टॉर्क डेवलप हुआ, उससे उसको एंगुलर एक्सेलरेशन आया और वो चलने लगा। हम लोग सर्कुलर मोशन में देखेंगे, रोटेशनल मोशन में देखेंगे। लेकिन कोई भी है, मान लो ये रिमोट है, ये इसके अबाउट फ्री है मूव करने के लिए, तो हमने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये ऐसे रोटेट करने लग गया, तो ये फोर्स से टॉर्क लगा, टॉर्क लगने से ये मोशन करने लगता है, एंगुलर मोशन करने लगता है, रोटेशनल मोशन करने लगता है, फोर्स से टॉर्क डेवलप हुआ। तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का क्या है नेचर भाई? टॉर्क का नेचर ये है कि जब भी टॉर्क लगेगा किसी बॉडी पे जो कि एबल टू बी रोटेटेड है, तो वो जैसे ही फोर्स लगा के टॉर्क डेवलप हुआ तो ये रोटेट करने लगेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो नेचर ऑफ टॉर्क इज टू प्रोवाइड रोटेशनल एक्सेलरेशन, बट नेचर ऑफ फोर्स वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन इज टू मेजर इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। कोई फोर्स लगा तो कितना वर्क किया, इसका नेचर अलग है, टू कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। और टॉर्क का नेचर है टू प्रोवाइड रोटेशनल एक्सेलरेशन। बॉडी रेस्ट में हो और लेकिन रोटेट करने के लायक हो तो उसको टॉर्क लगा करके हम लोग रोटेट करा सकते हैं। डिटेल चैप्टर 7 में रोटेशन में जानेंगे, लेकिन ये दो क्वांटिटी समझ में आया होगा, दोनों का नेचर अलग अलग है। एक है इफेक्ट ऑफ ए फोर्स कैलकुलेट करने का, कितना इफेक्ट ऑफ ए फोर्स आया, और दूसरा है कि रोटेशनल एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए कभी भी 2 न्यूटन मीटर टॉर्क और 3 न्यूटन मीटर का वर्क कभी ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ तुम्हें यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ही सेम नहीं होना चाहिए, नेचर भी सेम होना चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे। तुमने दो मिलकर, मान लो फैन नहीं चल रहा था, अब अकेले मान लो व्हील है, व्हील
रोटेट नहीं कर रहा, घुमा रहे हैं, तो रमेश घुमाया तो उतना घूम नहीं पा रहा, उतना टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो दूसरे को बुलाया, सुरेश भी आ गया 5 स्टार के लालच में, वो भी दोनों पकड़ के घुमाना शुरू किए, तो रोटेशनल एक्सेलरेशन आया। सो टॉर्क इसका था 10 न्यूटन मीटर का, इसका है 20 न्यूटन मीटर का, दोनों मिलकर 30 न्यूटन मीटर का जब टॉर्क लगा तो स्टीयरिंग घूमने लग गया, जाम पड़ गया था मान लो, स्टीयरिंग घूमने लग गया जब दो मिलकर के टॉर्क डेवलप किए, एक 10 न्यूटन मीटर, एक 20 न्यूटन मीटर, टोटल मिलकर के 30 न्यूटन मीटर रोटेट करना शुरू। दैट कैन बी एडेड। ये नहीं कि हमने 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाया और लगाने में एनर्जी मेरा कंज्यूम हो गया 20, तो ऐसा नहीं है कि 10 में 20 हम लोग एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी वर्क डन, ये अलग मैटर है और टॉर्क अलग मैटर है, इसलिए कैन नॉट बी एडेड कंपेयर। इसलिए मैं नेचर लिख रहा हूं, आप भी इसको नोट कर लो। कई जगह ये इग्नोर होते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, बच्चे भी नहीं ध्यान देते, कुछ टीचर्स भी छोड़ देते हैं, कुछ टीचर्स छोड़ देते हैं। नेचर पे ध्यान, सीधा डायमेंशन पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए भाई, यूनिट भी सेम होना चाहिए और नेचर भी, ये तो जनरल बात है, जानना ही चाहिए। तो ये लिख लो फटाफट। ये क्या है भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली ये है भाई। जब होमोजेनिटी मतलब क्या, एक तरह का होना चाहिए, तभी तो ऐड कंपेयर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज को देखो, इस चीज को कुछ बुक में दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। बात तो समझ गए, प्रैक्टिकल लाइफ का ही ये प्रिंसिपल है। दूसरे वे में ऐसे भी लिखा जाता है, देखो अल्टरनेटली ये लिखा जाता है कि देखो अगर मान लो कोई एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी डी माइनस ई बाई एफ, अगर मान लो ये एक इक्वेशन है, बताओ एक इक्वेशन है या नहीं? इक्वेशन तो है। कोई भी मैथ में इक्वेशन या फिजिक्स में इक्वेशन है तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होगा, राइट हैंड साइड पे कुछ होगा, होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी कहता है अल्टरनेटली कि जितने भी टर्म होंगे, ऑल टर्म्स, एवरी टर्म, हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। एवरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अल्टरनेट वे ये भी है। कैसे? तो बताओ इसमें कितने टर्म है भाई? इस इक्वेशन में कितने टर्म है? तो इस इक्वेशन में 4 टर्म है। 4 टर्म्स जो सेपरेट होते हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई, किससे सेपरेट होते हैं किसी इक्वेशन में? सेपरेटेड बाई प्लस, माइनस एंड इक्वल टू इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में सेपरेट होने का यही है सेपरेटर। यहां पे कहा, यहां है सेपरेटर, यहां है सेपरेटर, यहां है सेपरेटर, तो कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4। 4 टर्म है तो ऑल द 4 टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ए का वही होगा जो बी का है, वही होगा जो सी इंटू डी का है, और वही होगा जो ई अपॉन एफ का है। समझ गए? ऑल मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा क्यों हो गया भाई? तो ये भी जरा सोच लो। तुम सोचो कि जरा ए और बी में ऐड किए हैं तो क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला वाले होंगे। ए और बी में जब एडिशन किया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये तो कहता है ए और बी में ऐड कर रहे हो तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर जरूर सेम होगा। चलो अब लेंथ में, लेंथ मान लो ऐड किया तो लेंथ ही तो मिलेगा रिजल्ट। LT-1 में LT-1 ऐड करोगे तो LT-1 ही तो मिलेगा। चलो ठीक है। अब ये देखो CD में E बाई एफ को सब्ट्रैक्ट किया तो जो CD का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही E बाई एफ का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन यूं ही थोड़ी कहीं कहीं हो जाएगा। CD का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो E बाई एफ का होगा। और रिजल्ट क्या आएगा? चलो देखो मैं दिखाता हूं। अगर मान लो इसका X है डायमेंशन फॉर्मूला तो इसका भी तो X होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसका अगर Y है, CD का अगर Y है तो इसका भी तो Y होगा। और तुम बताओ कि अगर Y वाला डायमेंशन फॉर्मूला में से Y वाला डायमेंशन फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? Y वाला ही तो मिलेगा। और X में से X वाला ऐड करेंगे, X और X ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? रिजल्ट X ही मिलेगा। डायमेंशनली सेम ही मिलेगा भाई। स्पीड में स्पीड ऐड करोगे स्पीड मिलेगा, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ मिलेगा। और इन दोनों में क्या कर रहे हैं? कंपेयर, इक्वल टू लगा हुआ। इसका मतलब ये इक्वल टू ये है, X इज इक्वल टू Y है। तो बताओ X X से बना है X, Y Y से बना है Y, सेम। और यही कंपेयर हुआ तो कंपेयर भी तो सेम वाले में होता है, इसलिए X ही Y है। अगर ये है L कंबाइन करके L डायमेंशनली, और ये है अगर मान लो अगर ये LT-1 होता तो LT-1 होता, यहाँ इक्वल टू नहीं आता। यहाँ इक्वल टू आने का मतलब है कि इधर का रिजल्ट भी L आएगा। ये L तो इधर इक्वल टू है तो इधर का भी L, और इधर का जब L तो ये इंडिविजुअल भी L।
इसलिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला एक का हो गया वही सबके होने पड़ेंगे। अगर ये LT-1 था तो ये भी LT-1 है, रिजल्ट इज LT-1, और रिजल्ट क्योंकि इक्वल टू है ये पूरे का, तो ये LT-1 है तो ये पूरा LT-1 होगा, और ये LT-1 है तो ये LT-1 ये LT-1 होगा। एक चीज और कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि LT-1 में से LT-1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, LT-1 मिलेगा। लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, लेंथ मिला। ठीक है, ये डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। ये मत सोच लेना कि अच्छा लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट होने से लेंथ होता है 5 मीटर का 5 स्टार था, 2 मीटर चबा गए तो बचा क्या 3 मीटर, 0 नहीं बच गया। लेंथ बाय लेंथ, ये तो ये बता रहे हैं कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग लेंथ फ्रॉम लेंथ एंड वी आर गेटिंग लेंथ। स्पीड में स्पीड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्पीड मिल रहा है, समझ गए। सो एवरी टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो वही बात तो होगी, ऐड कर रहे हो तो सेम ही होना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेम ही होना, कंपेयर कर रहे हो तो सेम ही होना। इसलिए ऐसे भी कुछ बुक में लिखे जाते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। अल्टरनेटली लिखो, ऊपर वाला लिखा ही था, अल्टरनेटली एवरी टर्म इन एन इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लिख रहे हैं, अल्टरनेटली एवरी टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम यूनिट सेम नेचर तो होता ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। a + b cd - e/f, देन डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a विल बी इक्वल टू, फटाफट लिख लो, विल बी इक्वल टू b, विल बी इक्वल टू cd एंड विल बी इक्वल टू e/f। ठीक है, ये समझ गए। अब जरा देखना, ये तो हो गया क्लियर। अब जरा देखो इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो भाई चेक करने का टूल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, दोनों इक्वलिटी आता है, दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या बोलेंगे भाई, तो डायमेंशनली करेक्ट। क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट। और ये जरा याद रखना कि जब भी हम लोगों को 2 क्वांटिटी ऐड करने होंगे तो सेम होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, सब्ट्रैक्ट करने होंगे सेम होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और अगर 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने होंगे तो मल्टीप्लाई करने में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना जरूरी नहीं है। क्यों भाई, क्या तुम स्पीड में L/T नहीं करते, लेंथ /T नहीं करते? क्या हम लोग मोमेंटम निकालना हो तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी यानी कि LT-1 नहीं करते? तो ये मास में वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर डिवाइड कर रहे हैं, मान लो हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर रहे हैं, तो क्या सेम होना चाहिए? नहीं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो A इंटू B कर रहे हो या A डिवाइडेड बाई B कर रहे हो, इसके लिए इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई तो डायमेंशनलेस भी करते हैं, 2u करते हैं, 2s = ut + ½ at², ½ at², हाफ डायमेंशनलेस a LT-2 t² t2, सब तो अलग अलग है, ½ at²। f = m और a मल्टीप्लाइड है तो क्या है, अलग अलग है। सो मल्टीप्लिकेशन करना हो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, सेम रहे अलग रहे कोई मतलब नहीं, डायमेंशनलेस भी रहे तब भी। डिवाइड करना हो कोई जरूरत नहीं है, सेम डायमेंशन फॉर्मूला होना है। लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कंपेयर करना है, तो सेम यूनिट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाला होना ही चाहिए। इसको भी लिख लो। चलो अब जरा हम लोग चेक करते हैं, कुछ इक्वेशंस को चेक करते हैं इसी बेसिस पे। चलो इसको हटाता हूं मैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, v = u + at, चेक करना है। चलो चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो चेक किया जाए। v = u + at, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे LHS का, मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए, तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब v का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा भाई, तो LT-1 होगा, पता ही है तुम्हें, बोलो ठीक है। अब देखेंगे RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, तो u + at है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। अब देखो कैसे करता हूं मैं, u तो क्या है भाई, LT-1 है, a क्या है, LT-2 है, और ये t क्या है, t है। चलो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। अब बताओ ये तो क्या हो गया, LT-1 प्लस ये क्या हो गया, LT-1 हुआ कि नहीं हुआ,
टी से एक वाला कैंसिल होगा और LT माइनस वन बन जाएगा। अब LT माइनस वन में LT माइनस वन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, LT माइनस वन मिलेगा। ये मत बोल देना कि 2 टाइम्स LT माइनस वन। वी आर नॉट डीलिंग अलजबरा, यहाँ अलजबरा नहीं कर रहे हो कि लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट किए तो 0 कर दिए और लेंथ में लेंथ ऐड कर दिए तो 12 कर दिए, LT माइनस वन में LT माइनस वन ऐड किए तो 2LT माइनस वन कर दिया। ऐसा नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग अलजबरा। हम लोग डायमेंशनली एनालाइज कर रहे हैं कि अगर ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर हुआ है तो उनका क्या रिलेशन है डायमेंशनल में, और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या होगा डायमेंशन। तो हमने देखा स्पीड में स्पीड ऐड होगा तो स्पीड आएगा, LT माइनस वन में LT माइनस वन ऐड करेंगे तो LT माइनस वन ही मिलेगा। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड का आया LT माइनस वन, राइट हैंड साइड का भी आ गया LT माइनस वन, इसलिए क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो तुम भी नोट कर लो, इट मीन्स RHS भी आ गया LHS का डायमेंशन फॉर्मूला, सो डायमेंशनली करेक्ट। जल्दी से लिखो, डायमेंशनली करेक्ट आ गया, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो एक और इक्वेशन चेक कर ले हम लोग जल्दी से, एक और दे रहा हूं, नोट करो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो इसको चेक करना है, फटाफट चेक कर लिया जाए। 1 मिनट का पॉज लगा करके खुद से पहले कर लो ट्राई, उसके बाद मैच करना भाई। ट्राई कर लो पहले जल्दी से, खुद से करोगे तभी देखो आगे बढ़ोगे। ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे वीडियो देखने से फिजिक्स नहीं आता, साथ में चलने पड़ते हैं, लगने पड़ते हैं, और करो, नोट्स बनते जाएंगे अपने आप। चलो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को चेक कर रहे हैं, चलो कर देते हैं भाई। LHS का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो भाई। LHS तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब क्या, L है। चलो भाई ठीक है, अब जरा RHS का देखें, RHS में ही तो पंगा है। RHS में क्या भाई, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। चलो भाई कोई बात नहीं, हाफ को क्या होता है, हाफ तो डायमेंशनलेस होता है, रियल नंबर इज डायमेंशनलेस। चलो यहाँ पे देखें, U को लिखते हैं LT माइनस वन, T को लिखा T, हाफ को लिखा डायमेंशनलेस, A को लिखेंगे LT माइनस टू और T स्क्वायर को लिखेंगे T2। चलो हो गया टोटल ये, तो ये क्या मिला भाई, तो प्लस के पहले जो मिला है ये है L हो गया, TT कैंसिल हो गया, L हो गया, प्लस ये क्या हो गया T2 और T माइनस टू, ये भी कैंसिल हो गया, मीन्स L प्लस L मिला भाई। और L प्लस L को डायमेंशनली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L ही लिखेंगे भाई। इसलिए यहाँ देख रहे हो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला जो था वही RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। इट मीन्स करेक्ट, कैसे करेक्ट, डायमेंशनली, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इसको भी लिख लो। चलो एक ही साथ लिख लेना। अब एक और चेक करते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस 2AT स्क्वायर, 2AT स्क्वायर, 2AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू U प्लस 2AT स्क्वायर। चलो इसको चेक करो, इसको भी पॉज लगा करके जल्दी से हम लोग चेक करेंगे भाई। इसको ये वाला हो जाना चाहिए तुमसे, इसलिए इसको रोक करके और काम करो, सीखना है तो काम करने पड़ेंगे। चलो कर लिया, कर लिया भाई, कर लिया। चलो इसको भी ऐसे ही दिखाओगे LHS तो ऐसे ही है। S मतलब क्या है, जैसे अभी देखा था L है, और इधर RHS में देखेंगे तो RHS में क्या होगा भाई, तो RHS में भी वही बात हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मींस LT माइनस वन इंटू T, ये हो गया UT 2T स्क्वायर। तो भाई 2 तो डायमेंशनलेस है और A है LT माइनस टू और T2 है ऐसे, T2 मतलब T पावर 2। चलो ये T माइनस टू है, ये T2 है, तो ये क्या मिल जाएगा बताओ, मिल गया ये L, TT कैंसिल हो गया, प्लस L मिलकर के क्या हो गया L। सो डायमेंशनली L ही आया, RHS भी L ही आया डायमेंशनली, वही तो हमारा LHS भी था। सो ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट, ये भी डायमेंशनली करेक्ट, दोनों डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन तुम्हें पता है फिजिक्स में कौन करेक्ट, फिजिक्स में S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करेक्ट, S इज इक्वल टू UT प्लस 2AT स्क्वायर करेक्ट नहीं है फिजिक्स में, बट डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों, हाफ था वो भी डायमेंशनलेस, और ये 2 है वो भी डायमेंशनलेस, 2 के बदले 20 होता तब भी डायमेंशनलेस, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देते तो 5s वो भी लेंथ ही आता। तो इसलिए 5s कहीं भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें कहीं किसी भी टर्म में तो उससे डायमेंशन एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को तुमने
किया है। कहीं पे ये 2 के बदले में 20 कर दें या हाफ कर दें या कुछ भी कर दें, डायमेंशनली देयर विल बी नो इफेक्ट, कहीं कोई चेंज इन डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं आएगा। सो दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और ऐसे हजारों इक्वेशन हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं पे हमने 2/3 कर दिया, कहीं पे हमने 20 कर दिया, कहीं पे यहाँ पे मान लो 5 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशनल एनालिसिस वही होगा। तो 5 तो ऐसे भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे हजारों इक्वेशन बन सकते हैं भाई, एक बार 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे हजारों लाखों करोड़ कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं इस फॉर्मेट में जो कि फिजिक्स में रॉन्ग होंगे। एक ही फिजिक्स में इकलौता है ये जो करेक्ट है, s = ut + ½ at² सबको मालूम है, s = ut + ½ at² इज करेक्ट इन फिजिक्स। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझे, इस एग्जाम्पल से ये हम लोग समझे कि डायमेंशनली करेक्ट तो हो गया ये भी और ये भी। इफ ए इक्वेशन इज करेक्ट इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो करेक्ट है वो डायमेंशनली भी जरूर करेक्ट होगा। बट कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि फिजिक्स में करेक्ट हो जाए। वैसे भी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कभी ऐसा नहीं कर सकता कि एक इक्वेशन बना दे कि लेंथ में टाइम ऐड हो गया हो या लेंथ में टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया हो या स्पीड में एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट हो गया हो या ऐड हो गया हो या 2 मीटर पर सेकंड को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला गया हो। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर कुछ भी होगा तो जरूर सेम वाले में होंगे। फिजिक्स तो लॉ ऑफ नेचर, नेचर में भी ऐसा होता ही नहीं है, तो कैसे इक्वेशन बन जाएगा फिजिक्स में। सो एवरी इक्वेशन जो फिजिक्स में है बड़े टेस्टेड हैं, 6 स्टेप साइंटिफिक मेथड के टेस्टेड है, वेरीफाइड है, तब जाके वो इक्वेशन बने हैं। इसलिए ऐसा फिजिक्स में कोई इक्वेशन है ही नहीं जो डायमेंशनली करेक्ट ना हो, डायमेंशनली जो करेक्ट ना हो। LHS का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ और RHS का कुछ और हो जाए, ऐसा फिजिक्स में एक भी इक्वेशन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फिजिक्स तो जो होता है उसी का मैपिंग है इक्वेशन में। सो ऑल इक्वेशंस इन फिजिक्स आर डायमेंशनली करेक्ट, बट एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन नॉट बी ट्रू इन फिजिक्स। समझ गए? तो ये यहां तक तो नोट करके लिख लिया तुमने, पॉइंट लगा करके लिख लो। और इसका कंक्लूजन पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख लो भाई। कंक्लूजन पॉइंट ये हुआ दैट, नोट का पॉइंट लिखो, एवरी इक्वेशन इन फिजिक्स इज करेक्ट डायमेंशनली, बट एवरी इक्वेशन विच इज करेक्ट डायमेंशनली मे और मे नॉट बी करेक्ट इन फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, s = ut + ½ at² is correct in physics, is correct in physics, but s = 2ut + ½ at² is not correct, is not correct in physics, is not correct in physics, but both are correct dimensionally, both are correct डायमेंशनली, दोनों डायमेंशनली जरूर करेक्ट हैं। बोलो भाई, ठीक है यहां तक? चलो अब इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ये तो समझ गए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हुआ क्या, और इस तरह से ये वाला हम लोग नोट का पॉइंट याद रखना, 1 मार्क्स वाले में पूछा जाता है ये। तो एग्जाम्पल भी आप समझ गए इसके साथ साथ। चलो एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, लिखो x = a + c/m, मान लो ऐसे है। तो हमें निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड c। x क्या है, कुछ ना बोला जाए तो x को हम लोग डिस्टेंस लेंथ लेते हैं। तो अब देखो ये है इक्वेशन। तुम्हें पता है कि कोई भी इक्वेशन में जितना लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल एक्सप्रेशन होगा वही राइट हैंड साइड पे डायमेंशनल एक्सप्रेशन होगा, सबको पता है। तो करो, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। और एवरी टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ 3 टर्म है ना भाई, 1 2 3 टर्म है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है एवरी टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। एक का तो पता है, x का तो तुम्हें पता है लेंथ होता है, x का डायमेंशनल फॉर्मूला तो लेंथ है। चलो भाई ये तो लेंथ है, इसका मतलब a से ये कंपेयर है, देख रहे हो एक टर्म ये है, तो a का भी तो वही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये भी l होगा। उसी तरह से c/m है, वो भी तो एक टर्म है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसी और का है।
सारे टर्म का तो सेम ही होता है, इसलिए ये भी एल है। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा सी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाई एम का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू एल एक्स वाला। इसलिए सी डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई एम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो एम है। चलो भाई, तो ये क्या मिल गया, एम एल मिल गया। एम एल और टी क्या है, 0, तो एम एल हो गया। टी 0 लिखो या मत लिखो, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया और ए का तो पहले ही मिल गया था। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग इजिली। जैसे ही इक्वेशन वाला, जैसे इक्वेशन दिख जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट ऑल टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। चल देंगे भाई, काम हो जाएगा। चलो लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया। अब एक और इक्वेशन हम लोग सॉल्व करें। चलो ये है इक्वेशन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये होता है डायमेंशनलेस। अगर डायमेंशन की बात करें तो यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। चलो कोई बात नहीं। अब जरा देखें, ये अगर इक्वेशन है जिसमें 2 ऐड किया हुआ है फिर ये कंपेयर किया हुआ, तो जो इसका होगा वही इसका होगा और रिजल्ट भी वही आएगा। अगर लेंथ है तो लेंथ में ऐड हुआ तो रिजल्ट भी लेंथ आएगा, और वही इससे कंपेयर होगा तो ये भी लेंथ होना चाहिए। अब इन तीनों में से कोई एक भी पता लग जाए तो तीनों का तीनों वही होने हैं। सो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन टू बी डायमेंशनलेस। तो ये तो भाई डायमेंशनलेस है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, म्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, और म्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, वेव का लेंथ याद है, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का, ट्रफ से ट्रफ के बीच का, याद तो होगा ही, इसमें तो कोई बात नहीं है कि नहीं याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहां से अगर हम लोग बात बढ़ाएं आगे तो बस गोलगप्पा की तरह तो है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। म्यू डायमेंशनलेस है तो ए का क्या हो गया, डायमेंशनलेस ही हो गया भाई। तो ए हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, m0 l0 t0। अब यहाँ पे b की बात करें तो भाई b का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज डायमेंशनलेस, यानी कि m0 l0 t0 है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इससे मल्टीप्लाई किया तो m0 l0 t0 है, और लैम्डा, लैम्डा तो l होता है। लैम्डा क्या होता है, l, वेव लेंथ हो या 5 स्टार का लेंथ हो, लेंथ लेंथ ही है। सो b डायमेंशनली इज l2। ये मिल गया b का और ये तो है a का, दोनों मिल गया, निकाल सकते हैं भाई, फटाफट काम कर लेंगे। तो लिख लो फटाफट। चलो भाई लिखो, मुझे कुछ होमवर्क दे देता हूं तुम्हें, इसको लिखो जल्दी से। चलो एक चीज और देख लो जल्दी से। चलो इसको नोट कर लिया। एक और है, यहां पे जरा कर दिया जाए, tan अल्फा x, tan ax है, मान लो tan ax, y इक्वल टू tan ax है या y इक्वल टू sin at, जितना भी देखो sin, cos, tan और कोसेक और सेक और कॉट, ये सब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो हैं, ऑल 6 रेशियोज आर डायमेंशनलेस। क्यों भाई, क्यों, साइन थीटा का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होगा वैल्यू में, हाफ हो जाएगा, चाहे √3/2 हो जाएगा, चाहे कुछ और हो जाएगा भाई, 1/√2 हो जाएगा, चाहे 1 हो जाएगा, ऐसे ही तो कुछ होगा। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि साइन थीटा हाफ मीटर हो जाए, या हाफ सेकंड हो जाए, या हाफ मीटर पर सेकंड हो जाए, या √3/2 मीटर हो जाए, ऐसा तो डायमेंशन वाला हो ही नहीं सकता। सो साइन थीटा क्या है भाई, तो एक रियल नंबर आएगा, साइन थीटा इज रियल नंबर, या कॉस थीटा हो या tan थीटा हो, तो इसलिए ये क्या बनेगा, डायमेंशनलेस बनेगा, m0 l0 t0 बनेगा डायमेंशनलेस। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस। क्यों, कॉस थीटा है मान लो, या साइन थीटा है, कुछ भी है, कॉस थीटा है तो ये लिखते हो तुम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस लिखोगे ना 2 मीटर, ये 5 मीटर, कुछ भी तो लिखोगे, मीटर मीटर लिखोगे, डायमेंशनलेस, लेंथ बाय लेंथ, सो डायमेंशनलेस ही होने हैं। साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है, ये ध्यान रखना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। और कभी भी मान लो तुम किसी चीज का पावर करते हो, एक तो ध्यान रखना ये रेशियो, और अगर किसी चीज का पावर किया, मान लो a इज इक्वल टू बी का पावर
सी। अगर ये है तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि ये जो सी है ना, जो पावर में दिख रहा है, ये जरूर डायमेंशनलेस होगा। जो ये पावर में दिख रहा है ना, ये जरूर डायमेंशनलेस होगा। अगर ऐसा हुआ कि कोई इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा हो a इज इक्वल टू बी टू द पावर c, तो ये जरूर c डायमेंशनलेस होगा। क्यों? कभी भी कोई चीज का पावर यूनिट वाला नहीं, डायमेंशन वाला नहीं। कोई भी चीज का पावर देखा है 2 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर 5 सेकंड, ऐसा नहीं होता। 5 होगा पावर, -5 होगा, हाफ होगा पावर, हाफ मीटर कभी नहीं हो सकता। सो पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। पावर कैन नेवर बी, नेगेटिव बोल रहा हूं, पावर कैन नेवर बी डायमेंशनल, कोई डायमेंशनल नहीं हो सकता। एंड पावर कैन नेवर बी यूनिट के साथ भी नहीं हो सकता, डायमेंशन के साथ भी नहीं हो सकता। पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। पावर इज ऑलवेज, क्या लिखेंगे? डायमेंशनलेस। लिख लो तुम भी भाई, ये तो ऐसे ही क्लू पॉइंट है, इसलिए डायमेंशनलेस लिखना है। ये क्लू पॉइंट है, ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए इसको मैंने लिखवा दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा। अभी तो जो ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग काम यूज कर सकते हैं। देखो भाई, y इज इक्वल टू tan 80 है, एक डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो tan 80, अच्छा ये भी जरा देखना कि ये 80 क्या है भाई। तो tan थीटा में, थीटा क्या होता है? एंगल होता है। थीटा क्या है? एंगल है भाई। एंगल है मतलब 80 क्या है? एंगल है। जब 80 एंगल है तो 80 का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। और याद होगा, एंगल मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे, एंगल स्पेशल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है रेडियन, बट डायमेंशन नहीं होता। इसलिए 80 इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है मतलब क्या है? m0 l0 t0 है। सो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो t इधर जाएगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t। इट मीन्स क्या मिल जाएगा? t-1। ये मिल गया ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये नोट कर लेना चाहिए। क्या क्या भाई? तो दो फैक्ट बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। लिख लो, रेशियोज आर डायमेंशनलेस, पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। पावर भी क्या होता है? वो डायमेंशनलेस होता है। पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ये दो चीज लिख दिया। अब मैं कुछ होमवर्क दूंगा तुम्हें, इसको नोट कर लो, उसके बाद होमवर्क करके आओगे। चलो होमवर्क लिख लो। होमवर्क है, एक तो ये इक्वेशन कर लेना, नंबर 1। नंबर टू, इफ x कुछ ना बोला जाए तो x लेंथ है, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस, और t के लिए कुछ ना बोला जाए तो वो टाइम है, सी टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन टी प्लस ई बाई टी स्क्वायर। Find dimensional formula of A, dimensional formula of B, dimensional formula of C, dimensional formula of D and dimensional formula of E। ये निकालने हैं। थर्ड, check correctness, dimensionally चेक करना है। क्या क्या चेक करना है? v square is equal to u square plus twice s, t is equal to टू पाई अंडर रूट l अपॉन g, t is equal to 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये दो फॉर्मूला चेक करने हैं, साथ में चेक करने हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh।